बेहद की परम शांति। इस मंत्र से हम जो डायबिटीज़ के लिए डाइट की वीडियो बना रहे हैं वो बेहद की परम शांति से शुरुआत करते हैं, विश्व परिवर्तन की भावना से, अच्छी भावना से। तो ये वीडियो मैंने डाइट की थी। बाकी जो 3 वीडियो हैं एक समरी है जिसमें पूरा डायबिटीज़ का पूरा पार्ट कवर है, जिसमें डाइट भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और प्राणायाम वगैरह भी है। उसके बाद एक वीडियो थी कि डायबिटिक क्योर फॉर पुअर पेशेंट्स, और एक नेक्स्ट वीडियो थी जो है स्पिरिचुअलिटी एंड डायबिटीज़। तो इस वीडियो को इतनी देर से बनाने का ये कारण है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी थी स्पिरिचुअलिटी, इसलिए मैंने उसको पहले बनाया। और मैं सोच रही थी सब लोग उसको बहुत अच्छी तरह से देख लें तो उसके बाद डाइट की वीडियो बनाऊं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ज़रूरी है विल पावर, मतलब ये शक्ति है कि हम इस तपस्या है ये डाइट को कंट्रोल करना। जो खाना हमारे अभी स्वाद में जीभ पे लगा हुआ है और जो हमें बहुत पसंद है खाने स्वाद की वजह से, उसकी हमारी इतनी आदत पड़ गई है कि उसकी हमें बार बार याद आती है और हम उसको छोड़ नहीं पाते। उसकी ही अलग से एक इच्छा होती है कि हम वही खाएं, उसी की भूख लगती है। तो इसलिए हम जब डाइट पार्ट को फॉलो करेंगे तो ये एक तरीके की तपस्या है, क्योंकि हम हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे। तो ये इसमें ज़रूरत है विल पावर की, कि हमें ठीक होना है और हम एक शक्ति है हमारे अंदर, उसको हम काम में लेके हम ज़रूर ठीक होंगे और ये डाइट को फॉलो करेंगे। तो पहले नंबर पे तो आता है विल पावर। दूसरे नंबर पे आता है विश्वास। सबसे पहले हम उस थ्योरी पे विश्वास करेंगे, उसके बाद ही वो हमारे ऊपर असर होगा। अगर हम अविश्वास से कि पता नहीं असर होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, और लोग कहते हैं कि ये क्योर नहीं हो सकती डायबिटीज़ और इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ शुगर को, ऐसे सोच के अगर हम इसको फॉलो करेंगे हो सकता है उतना असर नहीं हो। इसलिए दूसरे नंबर पे ज़रूरी है विश्वास, कि विश्वास करके जब हम कोई चीज़ को करेंगे तो वो ज़रूर ठीक होंगे उससे, और वो हमारे शरीर पे असर करेगी। और तीसरे नंबर पे आती है ग्रेडिंग ऑफ द फूड। जो सबसे पहले मैं बोलूँगी वो ग्रेड 1 फर्स्ट ग्रेड में आएगा। उसके बाद जैसे जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3, तो जो लास्ट में बोलूँगी वो लास्ट ग्रेड, मतलब वो उतना कम असर करेगा। तो अब आप देखिए, जब हम कई यात्रा पे जाते हैं तो हम जैसे फ़्लाइट्स जाते हैं एयरप्लेन से तो जल्दी पहुंच जाते हैं। उसके बाद फास्ट वाली स्पीड वाली ट्रेन से जाएंगे तो थोड़ा सा और लेट पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जो है स्लो ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, या बस रुकते रुकते जाएंगे या पैदल जाएंगे तो उतनी ही देर से पहुंचेंगे। उसी हिसाब से ये ग्रेडिंग है फूड की, कि जो फर्स्ट वाला ग्रेड है वो सबसे ज़्यादा असर करेगा, जल्दी असर करेगा। तो लगे रहिए, फॉलो करिए इसको, और जो है देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जितना आपसे हो वहाँ से शुरुआत कीजिए तो सही, और देखिए। तीसरे उसके बाद आता है कि आपको जब भी ये डाइट फॉलो करनी है, सुबह शाम ब्लड शुगर लेवल देखना है, और उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन कम होएगी। तो हमारे शरीर में शक्कर का लेवल कम नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़े से ज़्यादा लेवल पे रखना है। यानी कि जब हम ब्लड शुगर लेवल देखेंगे तो 120 से 150, यानी कि 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर लेवल होना चाहिए। इससे कम होते हमें मेडिसिन कम करनी है या इंसुलिन कम करनी है। तो अगर हमारे पास ऐसे फिजिशियन है जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम उनको भी इसमें जो है उनसे कांटेक्ट रख सकते हैं कि अब हमारी इतनी शुगर लेवल आई है तो हम कितनी मेडिसिन कम करें। तो ये भी हमें कर सकते हैं। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं डाइट पार्ट। डाइट पार्ट में सबसे पहले बंद क्या करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बंद करना दूध, और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, यानी कि दही, छाछ और मिठाइयाँ, सब कुछ बंद करनी है।
क्यों बंद करनी है इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि दूध क्यों बंद करना है। इसके बाद है वाइट शुगर। वाइट शुगर भी हमें पूरी तरीके से बंद करनी है। अगर हम मीठे का हमें याद आता है तो हम गुड़ ले सकते हैं, जेगरी पाउडर ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, देसी खांड। और मीठे वाले जैसे ये हैं, जैसे कि पिंड खजूर है उसका पेस्ट बना के रख सकते हैं, किशमिश का पेस्ट बना के भिगो के रख सकते हैं, वो मीठे में काम में ले सकते हैं। इसके बाद है वीट यानी कि गेहूँ। तो गेहूँ भी हमें बंद करना है। और मैंने पहले ही कहा था जितना हो सके उतना कीजिए। अगर आपसे पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो रहा तो कहीं से भी शुरुआत कीजिए तो सही। तो गेहूँ भी बंद करना है हमें। तो ये 3 चीज़ तो पूरी तरीके से बैंड है जब हम इसको ट्रीट करेंगे। इसके बाद आता है कि जो हम डायबिटीज़ के लिए डाइट बता रहे हैं, ये सारी बीमारियों के लिए है। कोई सी भी बीमारी हो, चाहे जॉइंट पेन हो, आर्थराइटिस हो, या ये घुटनों का दर्द जो होता है वो हो, या हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो हर बीमारी के लिए हम इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए ही नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है। उस व्यक्ति के लिए भी है जो स्वस्थ है एकदम, वो भी इसको फॉलो कर सकता है ताकि आगे भी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ होने के बाद भी ऐसा है कि जैसे एनर्जेटिक फीलिंग है ना। अब हम 50 के हो गए या 60 के हो गए, तो उस हिसाब से जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमें एनर्जेटिक फीलिंग आएगी, थोड़ा कम थकान महसूस होगी, तब भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है तीन पार्ट हैं हमारी जो डायबिटीज़ के या हाइपरटेंशन के डाइट पार्ट के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले नंबर पे है फास्टिंग। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फास्टिंग। दूसरे नंबर पे है क्लीनिंग। क्लीनिंग में आता है हमारी कोलन को यानी कि जीआईटी को क्लीन करना। कैसे करेंगे वो बाद में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और समरी पार्ट में मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताया हुआ है। दूध क्यों बंद करना है ये भी समरी पार्ट में बताया हुआ है मैंने। उस वीडियो को आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट है डायबिटीज़ करके ऐसे। तो दूसरे नंबर पे आती है क्लीनिंग। और तीसरे नंबर पे है ग्रीन जूस, ग्रीन स्मूदी, ग्रीन ब्लड भी कहते हैं इसको। तो ये 3 चीज़ मेन हैं हमारे इसमें डायबिटिक पार्ट में। अच्छा, ये बेस है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैंने अभी तक फॉलो किया है और मैं जिससे ठीक हुई हूँ उसके बेस पे मैं ये आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है फास्टिंग। तो डाइट में फास्टिंग ही पहले नंबर पे है कि हमें नथिंग बाय माउथ, पानी भी नहीं, निर्जला। तो इसकी जो गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं ना, तो पेट्रोल भी 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी और एक अच्छी क्वालिटी का। एक डीजल होता है, एक केरोसिन होता है। तो हमारी गाड़ी में जब जिस हिसाब से हम फ्यूल डालेंगे उसी हिसाब से हमारी गाड़ी उतनी ज़्यादा चलेगी। तो और अगर हम पेट्रोल की जगह डीजल डाल देंगे तो क्या होगा, सभी जानते हैं। या केरोसिन डाल देंगे, चलेगी तो सही लेकिन थोड़ी देर चलेगी, या आगे क्या कंडीशन होगी गाड़ी की। या इसी तरीके से जैसे पेट्रोल डाला हमने गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी है और पेट्रोल ही डाला लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला, कचरे वाला डाल लिया, तो उस हिसाब से हमारी गाड़ी की क्या कंडीशन होगी ये भी हम जानते हैं। और टाइम से सर्विस भी ज़रूरी है उसकी, यानी कि क्लीनिंग भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो भी गाड़ी की क्या कंडीशन होगी, कितनी चल पाएगी। तो उसी हिसाब से हमारे एम्प्टी स्टोमक में हम क्या डालें, हमारे पेट में हम क्या डालें, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले फास्टिंग है।
फास्टिंग को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो है रिसर्च हुई है, नोबेल प्राइज़ मिला है साइंटिस्ट को कि जो फास्टिंग पे रहते हैं तो हमारी जो सेल्स है, टी सेल्स, बी सेल्स, वो हमारे शरीर की जो वेस्ट मटेरियल है उनको खाता है उस समय, और जो एक्स्ट्रा फैट है उसको खाता है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको ख़त्म करता है, और जो ऑर्गन्स है जैसे कि पेनक्रियाज है उसके आसपास फैट जमा हो गया जिसकी वजह से उसमें इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगा, तो उससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। तो फास्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हीलिंग के लिए। और जब हम कुछ नहीं लेंगे, स्टमक में कुछ नहीं डालेंगे, तो हमारी जो वो एनर्जी है जो कि पचाने के काम में आती है, वो एनर्जी जो है हीलिंग के काम में आएगी। तो इस तरीके से फास्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि जो 24 घंटे हमारे शरीर में मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उन 24 घंटों में से हम जो रूटीन में सब पब्लिक फॉलो कर रही है, 8 घंटे तो वो कुछ नहीं खाती और 16 घंटे हम दिन भर खाते रहते हैं, है ना। और जो 8 घंटे हम कुछ नहीं खाते उसमें भी पानी ज़रूर पीते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, रात को भी नींद खुलती है तो उठ के टॉयलेट जाएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन हमें इसका उल्टा करना है, यानी कि 16 घंटे तो फास्टिंग रखनी है और 8 घंटे खाना है। तो 16 घंटे फास्टिंग जो है निर्जला रखनी है। अब हमारी आदत नहीं है कई लोगों की, खूब सारा पानी पीते हैं, 5-5 लीटर, 6-6 लीटर, तो उसको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं और फास्टिंग को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम 8 घंटे से शुरू करें निर्जला रखना, और रात का टाइम इसमें इंक्लूड करेंगे, सोने का टाइम, और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। जैसे 8 से 9, अगर हमें अच्छी कैपेसिटी है, विल पावर हमारी अच्छी है, तो रोज़ का हम 1 घंटा बढ़ा दें। जैसे आज 8 घंटे हमने निर्जला रखी थी, तो कल 9 घंटे, फिर परसों 10 घंटे, फिर 11 घंटे, ये कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हम बहुत कमज़ोर हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा, तो हम वीकली कर सकते हैं। जैसे कि एक वीक हमने 8 घंटे फास्टिंग की, फिर नेक्स्ट वीक 9 घंटे, फिर 10 घंटे, ऐसे करके 16 घंटे तो हमें कम से कम फास्टिंग रखनी ही रखनी है, यानी कि निर्जला रखना है। उस 16 घंटे के बाद हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 17 घंटे, 18 घंटे, 50 घंटे, जितना हो सके उतना बढ़ा सकते हैं निर्जला को। तो जैसे हम तत्व शुद्धि के लिए भी ये है, फास्टिंग में जो है हमारा आकाश तत्व शुद्ध होगा, तो आकाश तत्व की शुद्धि के लिए भी फास्टिंग ज़रूरी है और हीलिंग के लिए ज़रूरी है। और इसमें जैसे इसका नाम रखा है हमने निर्जला, यानी कि उपवास। तो उपवास का मतलब होता है ऊपरवास, यानी कि ईश्वर के पास। तो जब हम उपवास की अवस्था में रहते हैं, तो उस समय हम, अगर हमारी छुट्टी है तो हम जो है अच्छी अच्छी होली बुक्स पढ़ सकते हैं जो हमें पसंद है ना। भजन कर सकते हैं हम, अगर हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, हमें भजन बहुत पसंद है तो हम वो सुन सकते हैं। और अगर हमें वो भी पसंद नहीं है तो हमारे मनपसंद म्यूज़िक हम सुन सकते हैं, जो भी हमें पसंद है, ताकि हम खुशी में रहें, एक हैप्पीनेस में रहें। और उससे क्या फ़ायदा होगा, ये हम हार्मोन्स की अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें लेंगे कि जो है खुशी में हमें क्या मिलेगा, है ना। फिर जो है, और अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कर्मयोग कर सकते हैं। काम करते करते निर्जला की अवस्था में हम जो है ईश्वर को याद कर सकते हैं। कोई मंत्र हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको लगातार चैंट कर सकते हैं, है ना, लगातार बोल सकते हैं। और अगर हमारी जो है इतनी कैपेसिटी है कि निर्जला में हम जैसे डांस करो और ड्राइंग करो, या जो भी हमें खुशी पसंद है, हमारी जो है इच्छा है, मतलब जो हमारी रुचि है, वो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब जो है बहुत से प्राणायाम है वो भी फास्टिंग में ही होते हैं, जैसे कि कपालभाति है ना, भस्त्रिका है, बाह्य प्राणायाम है। तो
अग्निसार क्रिया है, ये खाली पेट में ही कर सकते हैं। तो इस समय हम फास्टिंग के समय, निर्जला के समय ये प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है फास्टिंग का। और उसके बाद जो है अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमने कितने घंटे फास्टिंग की, 8 घंटे की या धीरे धीरे बढ़ा के 16 घंटे पे आ गए। तो अगर हमने ज़्यादा टाइम की फास्टिंग की है तो हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि हमारे जो खाली पेट में हमने क्या डाला, एम्प्टी स्टोमक में हमने क्या लिया सबसे पहले। और अगर कम टाइम की फास्टिंग है तो हम कभी कभी जो है हमारी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा घंटे की फास्टिंग है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने खाली पेट में सोच समझ के डालना है हमें जो भी हम खाएंगे, है ना। तो जो है इसमें आता है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस पहले नंबर पे है, मतलब सबसे पहले नंबर ग्रेड 1 तो फास्टिंग है। ग्रेड 2 नंबर की हमारी जो डाइट चार्ट है उसमें ग्रेड 2 नंबर पे ग्रीन जूस, ग्रीन स्मूदी, उसके बाद ग्रीन स्मूदी आता है। तो ग्रीन जूस में हम हरी पत्तियां लेंगे। इसको ग्रीन जूस को ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। इस ग्रीन जूस के अंदर हीमोग्लोबिन की जगह मैग्नीशियम होता है, तो ये हमारे जो हीमोग्लोबिन उसको बढ़ने में भी सहायक है। और जब हम तत्व शुद्धि के लिए की तरफ जाएंगे तो इसमें वायु तत्व के का शुद्धिकरण होगा। तो जो है आइए ग्रीन जूस में हमें कैसे बनाना है, क्या लेना है। तो ग्रीन जूस में हम हरी पत्तियां लेंगे जो कि हम डेली काम में लेते हैं, जैसे कि पालक है, पान है, बथुआ है, बाथली, और जो भी अलग अलग जैसे चंदलोई है, और वो एक गुल्फ़ा आता है, गुल्फ़ा, वो ले सकते हैं। इसमें आप टेस्ट के हिसाब से लें, जो आपको टेस्ट पसंद नहीं है उसको हटा दें, अगली बार स्किप कर दें और दूसरे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कड़वा टेस्ट ही लें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप करेला ही लें, आप टेस्टी चीज़ लीजिए। और अगर आप कड़वी चीज़ लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम धनिया ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट की पत्तियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि तुलसी है, फिर ये बेलपत्र है, बेलपत्र का भी ले सकते हैं, गिलोय का ले सकते हैं, अमरूद का ले सकते हैं। जो पत्तियां खाने योग्य हैं वो कोई भी ले सकते हैं। 4-5 तरह की हरी पत्तियां ले लें, या जो हमारे पास अवेलेबल है वो ही ले लें। कभी नहीं अवेलेबल है, 2 ही हैं तो 2 ही ले सकते हैं, है ना। उसमें कुछ पत्तियां लेंगे, 8-10 थोड़ी बड़ी पत्तियां होंगी तो 8-10 लेंगे, छोटी होगी तो थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे। और इसके अंदर ज़रूरी है आंवला। अगर हमें आंवला ठीक लग रहा है तो हम 4 आंवले डालेंगे। और अगर हमें आंवला नहीं पच रहा, जैसे ज़्यादा लूज़ मोशन लग रहे हैं, तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, 4 की जगह 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि फ्रेश आंवला लें, ताज़ा आंवला, मतलब फल जो मार्केट में मिलता है सब्जी वालों के पास, वो लें। और अगर वो नहीं संभव है, ऐसा मौसम आ जाता है जब हम वो फ्रेश आंवला लेना संभव नहीं है, तो हम उसकी स्लाइसेस काट के आंवले की फ्रीज़र में रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है तो बहुत से लोग आंवले का रस निकाल के उसके आइस क्यूब्स बना के जमा लेते हैं फ्रीज़र में, और फिर वो धीरे धीरे काम में लेते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो हम आंवले का पाउडर ले सकते हैं। ये भी ग्रेड है, जिस हिसाब से मैंने बताई थी उसी हिसाब से आंवले की ग्रेडिंग। आंवले में जो है सब टेस्ट के लिए डालेंगे, जो भी डालेंगे, खजूर डाल सकते हैं रात के भीगे हुए, किशमिश डाल सकते हैं रात की भीगी हुई, अंजीर मिला सकते हैं रात का भीगा हुआ, और एक छोटा सा फल का टुकड़ा मिला सकते हैं, जो भी हमें पसंद है, चाहे चीकू हो, केला हो, एप्पल हो, पपीता हो, जो भी फल हमें पसंद है वो हम इसमें मिला सकते हैं। ये टेस्ट के लिए है।
और फिर अगर और भी हमें टेस्ट इम्प्रूव करना है तो हम इसमें काला नमक मिलाएं और गुड़ भी मिला सकते हैं, और जो है चाट मसाला मिला सकते हैं। मसाला कोई भी हम टेस्ट के लिए मिला सकते हैं, जो भी हमें पसंद है। दालचीनी भी डालते हैं बहुत से। तो जूस हो गया, ग्रीन जूस। तो अगर हम इसमें ये डाल रहे हैं, खजूर किशमिश डाल रहे हैं और फ्रूट डाल रहे हैं, तो ये तो बनती है ग्रीन स्मूदी। और जब हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ आंवले का जूस, पत्तियों का जूस निकल जाएगा कोल्ड प्रेस में, और उसमें हम मसाला डालेंगे सिर्फ, तो वो होगा ग्रीन जूस। तो दोनों में फ़र्क है, ग्रीन जूस और ग्रीन स्मूदी। वो उसमें फ़ाइबर है और इसमें फ़ाइबर नहीं। अब ये कहते हैं कि जब हम जूस है ना, जूस लेते हैं, तो जैसे अभी आगे हम जानेंगे रसाहार के बारे में, तो उस समय वो डिस्कस करेंगे कि जूस के साथ संजीवनी क्रिया क्यों ज़रूरी है। तो इसके बाद जो है जूस हो गया। अब तीसरे नंबर पे आएगा एनीमा, यानी कि क्लीनिंग। क्लीनिंग में हमारे जो कोलन है उसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, और जैसे कि हमने देखा है, हम देखते हैं कि जैसे हम जो गेहूं का आटा है, जब हम उसको आटा गूंथते हैं, मढ़ते हैं आटा, तो हमारे हाथ पे वो आटा चिपक जाता है। उसी तरीके से जो है ये हमारे कोलन के अंदर भी चिपक जाता है अंदर। तो वो धीरे धीरे हमारे कोलन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जैसे जैसे ब्लॉक होते जाएंगे, वैसे वैसे उसी तरीके की बीमारी हमारे शरीर में होती जाएगी। और इन रिसेप्टर्स की एक खासियत होती है कि ये इनके अंदर ये पावर होती है कि अगर सारे रिसेप्टर्स हमारे खुल चुके हैं, तो उनमें ये पावर है कि हमारे शरीर को जिस भी तत्व की ज़रूरत है, जिस भी कंपोनेंट की ज़रूरत है डाइट में से, वो जितना ज़रूरत है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारा अननेसेसरी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए वो रिसेप्टर्स खोलने ज़रूरी हैं, इसलिए एनीमा ज़रूरी है। एनीमा को संजीवनी क्रिया का नाम दिया है चौहान साहब ने। तो लेकिन बहुत से लोगों को इजी फील नहीं होता एनीमा, तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बोला है, जहाँ से शुरुआत करें, जैसे करें आप करें तो सही। तो आप एनीमा स्किप कर दीजिए, आपको जब बाद में लगे आप ठीक हो रहे हैं, तो आप बाद में भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एनीमा कैसे लेना है, इसकी वीडियोस हम संजीवनी क्रिया मोबाइल में डालेंगे तब भी आ जाएगी, है ना। संजीवनी क्रिया डालिए तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कैसे अपन को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में एनीमा लेना है वो आएगा, कैसे कोलन को क्लीन करने के लिए लेना है। और इसमें भी मैं डाइट में बाद में जो है वीडियो बनाऊंगी अलग से संजीवनी क्रिया के ऊपर। तो और एक चीज़ और है, जब हम जो है जूस लेते हैं, जैसे ग्रीन जूस ले रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, तो उस समय एनीमा बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एनीमा नहीं ले पा रहे तो फिर स्मूदी लें, क्योंकि ये कहा गया है कि हमारे शरीर के अंदर जब हम फाइबर्स नहीं डाल रहे हैं कोलन के अंदर और जूस ले रहे हैं, नॉन फाइबरस पार्ट ले रहे हैं, तो कोलन की क्लीनिंग ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसकी जो मूवमेंट है वो कम होगी, फाइबर्स नहीं डालेंगे तो, और वो जो टॉक्सिक पार्ट है वो एक्सक्रीट नहीं होंगे, जो कि हमारी कोलन रिलीज़ करती है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करती है, क्योंकि ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है कोलन। तो इसलिए एनीमा ज़रूरी है जब हम ग्रीन जूस ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उपवास पे रह रहे हैं उस समय। अब जो है जब मैंने इसको शुरू किया था डाइट पार्ट को, तो मैंने
कई घंटों तक उपवास रखती थी, और जब ग्रीन जूस लेती थी तो कई बार दिन भर ग्रीन जूस ही लेती थी, खाना ही नहीं खाती थी। इतना मेरे अंदर जुनून था। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप। और ये जो ग्रीन जूस है ये ऑक्सीजन रिच है ना, तो ये वायु तत्व का शुद्धिकरण करेगा। अब बहुत से लोग इंसुलिन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या जो भी वो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो जब ग्रीन जूस लेते हैं उस समय उनको वो मेडिसिन लेनी है। जैसे इंसुलिन लग रहा है तो ग्रीन जूस लेने के पहले लगेगा, और टैबलेट लेनी है तो ग्रीन जूस लगने के पहले लगेगी जस्ट, क्योंकि ग्रीन स्मूदी डाइट पार्ट में है हमारे। अब नेक्स्ट जो है हमारा डाइट पार्ट में आता है तीसरे नंबर पे फ्रूट्स, फल। तो फल को कैसे लेने हैं कि हमारे जो बॉडी वेट है उसको किलो में लेंगे, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जैसे कि 70 किलो वज़न है तो 10 से मल्टीप्लाई करके आता है 700, यानी कि 700 ग्राम हमको फल लेने ज़रूरी हैं। अगर हमारी भूख ज़्यादा है तो हम कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी भूख है उतने खा सकते हैं। फिर इसमें दो तरह के फल हैं, एक मीठे वाले फल हैं, एक दूसरे वाले फल हैं। बहुत से डॉक्टर्स जब शुगर ज़्यादा होती है, जैसे किसी की 300-400 शुगर चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, तो मीठे वाले फ्रूट्स को मना करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ले सकते हैं मीठे वाले फ्रूट्स भी, लेकिन जो ये वीट और जो ये हम जो खाना खा रहे हैं ना, उसमें जितनी शुगर बढ़ती है उसके जब हम कंपेयर करेंगे तो मीठे वाले फ्रूट्स में इतनी शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो वो इंसुलिन धीरे धीरे रिलीज़ होता है। इस वजह से हम मीठे फ्रूट्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है भाई डॉक्टर साहब ने हमको ये मना किया था, तो आप अपने इच्छा के हिसाब से वो फ्रूट चुनें। शुरू में कम मीठे लें, बाद में जब आपकी शुगर लेवल थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है तो आप मीठे फल शुरू कर सकते हैं। फिर जो है बॉडी वेट, अगर आप पतले हैं तो आपको बॉडी वेट के हिसाब से तो फल खाना ही खाना है, और अगर आप मोटे हैं तो आपकी डाइट के हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है तो आपको आप आराम से खाइए। हमें ठीक होना है, हमें खुश रहना है पहले नंबर पे, तो हम जितनी भूख है उतने खाइए, जितनी बार इच्छा है उतने खा सकते हैं। हम दिन भर फलाहार पे भी रह सकते हैं अगर हमारी विल पावर है तो। अब फलाहार पे के पहले आता है रसाहार। रसाहार में हम दिन भर जैसे वीक में एक दिन रसाहार रख लें, यह हमें लगता है कि हम जल्दी ठीक हो रहे हैं तो कई बार 2 दिन लगातार रसाहार रख सकते हैं, 3 दिन, एक वीक तक भी लोग रसाहार रखते हैं। तो रसाहार पे भी रह सकते हैं हम। लेकिन रसाहार पे रहने का मतलब है क्या ज़रूरी है, संजीवनी क्रिया एनीमा, ठीक है ना। तो रसाहार में हम वेजिटेबल जूसेस भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि गाजर का जूस है, और चुकंदर का जूस है, खीरे टमाटर का जूस है, कोल्ड प्रेस में अच्छा निकलता है, या नहीं है हमारे पास तो मिक्सी में हम निकाल के छान सकते हैं। अगर रसाहार पे रहना है तो एनीमा ज़रूरी है, संजीवनी क्रिया ज़रूरी है। रसाहार के बाद फल आता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं फल कैसे लेने। और फल के बाद आता है सलाद। सलाद का वैसे अगर हम नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं, डिनर और लंच भी ले रहे हैं, तो सलाद का कैलकुलेशन है
5 से मल्टीप्लाई करना है, और उतना ही सुबह बॉडी वेट, जैसे कि अगर 50 किलो वज़न है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ग्राम सलाद आएगा। 250 ग्राम सलाद लंच के पहले और 250 ग्राम सलाद डिनर के पहले। और मैंने पहले ही कहा, अगर हम लंच और डिनर स्किप कर रहे हैं या लंच और डिनर में से एक डाइट स्किप कर रहे हैं तो हम हमारे हिसाब से सलाद को बढ़ा सकते हैं या भूख के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर हम सिर्फ सलाद पे रहना चाह रहे हैं और दिन भर हमने सोच लिया कि आज हम सलाद ही खाएंगे, तो फिर हम, जैसे हमें नमक की याद आती है, मसाले की याद आती है, तो हम उसमें चाट मसाला डाल लें, उसको टेस्टी बना सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं उसमें, है ना, अच्छे से टेस्टी बना के खा सकते हैं उसको। अब फ्रूट्स में जो है हम देख लेते हैं, जैसे कि कम मीठे फ्रूट में आता है पपाया है, एप्पल है, गुआवा है, यानी कि ये पपीता, सेब फल और अमरूद। और मीठे फलों में है केला, चीकू, आम, संतरा। अब मैंने तो सब लिए थे, मीठे फल भी लिए थे। अब है हमने खाने को कैसे डिवाइड किया। जैसे कि अभी तक हमने जो खाना बताया था, ग्रीन जूस, ग्रीन स्मूदी, फ्रूट जूसेस फ्रेश बने हुए, है ना, डब्बा बंद फ्रूट को फ्रेश में नहीं लेंगे, और सलाद और फल, ये सब आते हैं लाइव फूड, यानी कि जीवित खाना। इनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में टेस्ट करके, जिनके पास लेबोरेटरी है। और जो दूसरा पका हुआ खाना आता है वो है मृत, यानी कि डेड फूड। तो जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि लाइव फूड जो है, लाइव फूड हमें जीवन देगा और डेड फूड सिर्फ हमारी ज़िंदगी चलेगी। तो यही फ़र्क हमारी बीमारी ठीक होने में भी है कि अगर हम लाइव फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो उस हिसाब से जल्दी हीलिंग होगी। ऐसा कहते हैं कि रो वेजिटेबल्स या रो फूड, यानी कि फल हैं, ये हमारे खाने में कम से कम 70 से 80% होना चाहिए, ऐसा चौहान साहब ने बोला है। और जो डॉक्टर पांडे हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे, वो कहते हैं कि कम से कम 50% फूड हमारा रो फूड होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सीजनल, रीजनल एंड ओरिजिनल। जिस एरिया में हम रहते हैं, जैसे साउथ में रहते हैं या नॉर्थ एरिया में, राजस्थान में रहते हैं, तो साउथ में नारियल ज़्यादा लिया जाता है, या वहाँ के जो आम, तरबूज, उस हिसाब से जो वहाँ के फल हैं वो वहाँ के हिसाब से बने हैं, और हमारे राजस्थान के फल राजस्थान के हिसाब से बने हैं। तो रीजनल, जिस रीजन में हम रह रहे हैं। सीजनल, जो सीज़न में आ रहा है, जैसे कि अभी इस समय जो है खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, तो और फिर गर्मियों में अभी आम आ जाएगा, आम भी आ रहा है अभी, और सर्दियों में जो है अमरूद आने लग जाएगा, संतरा ज़्यादा आने लग जाएगा, और केला 12 ही महीने आता है, पपीता 12 ही महीने आता है। तो उस हिसाब से सीजनल, सीज़न के हिसाब से फ्रूट। और ओरिजिनल का मतलब कोल्ड स्टोरेज वाला नहीं लेना। कोल्ड स्टोरेज वाला फ्रूट महंगा भी आएगा, और उसमें जो वो प्योरिटी है, मतलब जो हम लाइव फूड का नाम ले रहे हैं, वो उसमें उसकी कमी पाई जाएगी। और एक फ़ायदा और है सीजनल फ्रूट्स लेने का, कि जैसे तरबूज है, अब शुरू में जब तरबूज आएंगे कम मात्रा में, तो उसमें हमने सुना है इंजेक्शन, लाल करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन जब बहुत बल्क में वो फल आने लगेगा तो फिर वो उसमें अंदर जो वो एडल्ट्रेशन है वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें सीजनल फ्रूट्स जो हैं, सस्ते फ्रूट्स ही बेस्ट हैं, क्योंकि उसमें अंदर एडल्ट्रेशन नहीं होता। तो इसलिए रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल फल खाने। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, अनाज का भी नाम नहीं लेंगे, बाद में लेंगे।
ये सलाद सब्जियां भी वही लेनी है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित। अंकुरित में जो है हम चाहें तो मिक्स करके अंकुरित कर सकते हैं सब अनाजों को, और चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं। एक दिन जैसे मूंग अंकुरित करके ले लिया, एक दिन मोठ ले लिया, एक दिन हमने मूंगफली अंकुरित करके ले ली, एक दिन चना ले लिया, है ना, मेथी दाना ले लिया, एक दिन गेहूँ अंकुरित करके ले लिए। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, मेथी दाना और है ना गेहूँ, है ना। तो बाकी में थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एक पिंच हमने मेथी दाना डाल लिया, मूंग अंकुरित किया तो एक, कभी मोठ किया तो उसमें डाल लिया, थोड़ा सा गेहूँ डाल लिया। अब ये अंकुरित वाला है, और जब मिक्स करके लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये डाल सकते हैं मिक्स में भी। इसको भी टेस्टी करने के लिए हम इसमें गरम मसाला डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए, अनार डाल लीजिए, तो टेस्टी हो जाएगा स्प्राउट्स। और ये भी लाइव फूड पे आता है, लेकिन इसकी ग्रेडिंग आपने देख लिया यहाँ, ये इतनी नीचे। इसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने तो जब स्प्राउट, कई बार रसाहार पे रही हूँ, कई बार सिर्फ ग्रीन जूस पे रही हूँ, कई बार सिर्फ जो है हमने निर्जला रखा है, उपवास। और कई बार जब मैंने शुरू किया तो कई बार दिन भर स्प्राउट्स भी लिए, यानी कि लंच में भी स्प्राउट्स और डिनर में भी स्प्राउट, और जो है अनाज स्किप कर दिया, रोटी चपाती स्किप कर दी। अब इसके बाद जो आज का चल रहा है, बहुत ज़्यादा जिसकी चर्चा है, उसके बारे में बताएंगे।